हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो इन टुडे सेशन हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम टारगेट करेंगे 20 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जो देखने को मिल रहा है उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। और अभी भी अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनका एक बहुत ही अच्छा पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहा है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके पूछे जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द केस स्टडी। फर्स्ट केस स्टडी हमारी क्या है कि आप मेंबर हो अर्बन लोकल बॉडीज टास्क फोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली टर्म कहाँ पे यूज होती है, अर्बन लोकल बॉडी, यूएलबी। राइट, शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे लिख ली। तो वो रिव्यू कर रही है एप्लीकेशन अंडर द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये हमें समझ आ गया कि एनयूएलएम में हम अर्बन लोकल बॉडी की बात करते हैं। अंजलि एक डिफरेंटली एबल वीमेन है, उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया है, उन्होंने अपना डिजिटल सर्विस सेंटर स्टार्ट करना है। तो उनकी एप्लीकेशन दिखा रही है बेसिक कंप्यूटर स्किल बट लैक डिटेल मार्केट एनालिसिस। करना तो चाहती है वो स्टार्ट अपना सेंटर लाइक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। तो आप अर्बन लोकल बॉडी के क्या हो, टास्क फोर्स के मेंबर हो, आप रिव्यू कर रहे हो उस एप्लीकेशन को, तो आपका डिसीजन क्या रहेगा? आप अप्रूव कर दोगे सिर्फ उसका प्रायोरिटी स्टेटस देख के, बिकॉज डिफरेंशिएटली एबल वीमेन है और बेनिफिशियरी कोटा उनको मिला है, या फोकस करोगे सिर्फ लोन अमाउंट पे रिक्वेस्टेड क्योंकि स्मॉल अमाउंट लेस रिस्क देते हैं, या असेस करोगे उसकी स्किल, बिजनेस वायबिलिटी, लोकल डिमांड थ्रू अ पर्सनल इंटरव्यू, या रिजेक्ट कर दोगे इमीडिएटली? तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? देखो, अर्बन लोकल बॉडी का काम क्या होता है, किसी पर्सन है जो अर्बन पुअर लोग हैं, इन्होंने अपना कुछ स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये क्या करते हैं, अपनी जो एप्लीकेशन है अर्बन लोकल बॉडी के पास है, तो उसको असेस करते हैं, रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि जो ये बिजनेस करना चाहते हैं उसकी वायबिलिटी है, डिमांड भी है कि नहीं है। तो एज ए यूएलबी ये आपका काम रहेगा यहाँ पे। फिर जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ठीक है, वेल एंड गुड, तो फिर ये एप्लीकेशन किसको पास कर देते हैं आगे? बैंक को। तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, मिस्टर कपूर है, ओन्ड अ शॉप इन गोवा बट लिव्ड इन दिल्ली। ओके, उन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर देसाई को कि वो मैनेज करे उनकी शॉप को। कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया, बट मिस्टर देसाई रूटीनली प्लेस करते हैं ऑर्डर विद रेगुलर सप्लायर क्वालिटी गुड्स को। ये इनका सप्लायर है जो इनको गुड्स डिलीवर करता है, और उनको पे करते हैं फ्रॉम शॉप कैश विद मिस्टर कपूर नॉलेज। मिस्टर कपूर को ये पता है कि मिस्टर देसाई उनके बिहाफ पे उनको पेमेंट करते हैं। एक दिन क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर यूनिट जो है शॉप पे ब्रोक होगी, थ्रेटनिंग टू स्पॉइल ऑल द पेरिशेबल स्टॉक। जितना भी पेरिशेबल स्टॉक पड़ा था वो खराब होने वाला था। तो अनेबल टू कॉन्टेक्ट मिस्टर कपूर को मिस्टर देसाई उस टाइम कॉन्टेक्ट नहीं कर पाए, तो मिस्टर देसाई ने क्या किया, इमीडिएटली हायर अ टेक्नीशियन टू रिपेयर इट। फ्रिज की रिपेयर करवा दी और उस पर कॉस्ट लगी 10,000 की। तो जो प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है, क्या मिस्टर कपूर बाउंड होंगे टू पे फॉर द रिपेयर? हमें करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन देखना है। नो। क्यों? बिकॉज मिस्टर देसाई हैज नो एक्सप्रेस रिटर्न अथॉरिटी फ्रॉम मिस्टर कपूर। यस, बिकॉज इन एन इमरजेंसी एजेंट जो होता है उसके पास अथॉरिटी होती है टू एक्ट टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड, है ना? कोई भी पर्सन करता है जब ऐसा कुछ लॉस हो रहा है तो उस टाइम पे वो कॉल की वेट नहीं करेगा। No, because the agent should have waited for the principal's instruction regardless of the potential loss. Yes, but only if the supplier quality goods scope formally approve the expense. तो क्या सही ऑप्शन आपको यहाँ पे लग रहा है? द राइट ऑप्शन here is what B. यस, क्योंकि जब भी इमरजेंसी होगी तो एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है उसमें एक प्रिंसिपल होता है आपका, राइट, और एक होता है एजेंट। तो प्रिंसिपल ने एजेंट को हायर किया था, मिस्टर कपूर हमारे यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, और एजेंट कौन है, मिस्टर देसाई है। तो ऐसी जब इमरजेंसी वाली सिचुएशंस होगी तो एजेंट जो अपनी अथॉरिटी पे एक्ट कर सकता है, उसको उस टाइम पे प्रिंसिपल की परमिशन का वेट नहीं करना। अगर वो लॉस से बचा रहा है तो ऑब्वियसली वो पे करेंगे, मिस्टर कपूर पे करेंगे रिपेयर के लिए। नेक्स्ट, अमित ने लिया है बिजनेस लोन ऑफ 9 लाख फ्रॉम द बैंक। तीन फ्रेंड्स हैं, थ्री ऑफ हिज फ्रेंड राहुल, किरण, विजय, ऑल साइंड एज अ गारंटर, यानी को श्योरिटीज बोलो गारंटर बोलो एक ही बात है, फॉर दिस लोन। किसी ने भी मेंशन नहीं किया कोई स्पेसिफाइड अमाउंट की कितना गारंटी कर रहे हैं, अमाउंट कोई मेंशन ही नहीं किया। अमित का बिजनेस कोलैप्स हो गया और वो डिसअपियर हो गया, उसने कुछ भी पेमेंट नहीं करी। अब बैंक किसको पकड़ेगा? कौन है? जो उसके फ्रेंड्स थे, जो एज अ को श्योरिटी थे। तो अब बैंक ने डिसाइड किया कि सारा का सारा अमाउंट रिकवर करते हैं राहुल से। क्यों? बिकॉज वो उनको वेल्थियस्ट लग रहा है,
उन तीनों गारंटर में से। तो राहुल ने पूरा का पूरा 9 लाख पे कर दिया मैटर को क्लोज करने के लिए। अब वो मनी रिकवर करना चाहते हो जो बाकी के फ्रेंड्स थे उसके, किसके, अमित के, किरण और विजय। तो यहाँ पे कितना राहुल रिकवर कर सकता है फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखना है। बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने वॉलंटरली पे किया बैंक को, या 4.5 लाख फ्रॉम ईच splitting equally between the two, या 3 लाख from each including his own share as three, all three are co-sureties, या whatever amount they can afford to pay। ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। ठीक है, whatever amount नहीं होता। अब 9 लाख पे किया है तो 9 लाख तीनों में इक्वली डिवाइड होना चाहिए ना, 3 लाख, 3 लाख एंड 3 लाख। 3 लाख राहुल पे करेगा, 3 लाख किरण, 3 लाख विजय। तो चाहे राहुल से ले लिया बैंक ने, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किरण और विजय की जो लाइबिलिटी है वो खत्म होगी। उनसे बैंक ने नहीं पेमेंट ली बट वो राहुल को पे करने के लिए लायबल है। तो सी इज द राइट आंसर हेयर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता एक्सपोर्ट लिमिटेड है इन मुंबई रिसीव एन ऑर्डर फॉर हैंडीक्राफ्ट वर्थ $50,000 फ्रॉम अ बायर इन यूएसए। यूएसए बायर ने ओपन किया रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर दिस अमाउंट थ्रू हिज बैंक। अनीता नीडेड मनी अप फ्रंट। क्यों? क्योंकि उनको परचेज करना था रॉ मटेरियल और पेमेंट करनी है आर्टिशियंस को कि वो गुड शिप कर सके उससे पहले। तो वो क्या करती है, वो अपने बैंक के पास जाती है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया 40% एडवांस अगेंस्ट द एलसी। बैंक ने चेक कर ली एलसी और दे दिया उनको 20% और 20,000। ओके, 40% निकाल के 50,000 का $20,000 पे कर दिया इमीडिएटली। इवन दो शी हैड नॉट शिप्ड एनीथिंग येट और सबमिटेड एनी डॉक्यूमेंट। तो वाई कुड द बैंक गिव एडवांस मनी विदाउट सीइंग एनी गुड्स और डॉक्यूमेंट? क्यों किया बैंक ने ऐसा? क्यों? क्योंकि अनीता एक ट्रस्टेड ओल्ड कस्टमर है, तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा चाहे वो ट्रस्टेड ओल्ड कस्टमर है। या रेड क्लॉज एलसी स्पेसिफिकली ऑथोराइज द बैंक टू गिव एडवांस टू अनीता बिफोर शिपमेंट, या बिकॉज ऑल एलसी अलाउ एडवांस पेमेंट, या बिकॉज यूएस बायर हैड डिपॉजिटेड फुल मनी विद देयर बैंक। देखो, रेड क्लॉज एलसी के बारे में अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है कि पहले पेमेंट दे दी जाती है, एडवांस पेमेंट दे दी जाती है कि आप शिपमेंट से पहले जो है पेमेंट ले लो। गुड्स शिप न्यू या रॉ मटेरियल वगैरह आपने परचेज करना है तो उसके लिए वहां पे पेमेंट की जाती है। तो बी हमारा सही है। यहाँ पे ये गलत है, ऑल एलसी अलाउ एडवांस पेमेंट नहीं अलाउ करते और ये भी हमारा गलत है यहाँ पे। तो बी इज द राइट आंसर। एक रेड क्लॉज होता है, एक ग्रीन क्लॉज होता है। रेड क्लॉज क्यों नाम दिया? क्योंकि रेड इंक से उसमें लिखा होता है सारी डिटेल्स। तो ये पहले यूज होते थे कि आप बिफोर शिपमेंट जो है पेमेंट कर दे रहे हो। ग्रीन क्लॉज में भी होता है शिपमेंट्स, उसमें भी एक्स्ट्रा पेमेंट्स की जाती है कि गुड्स अभी गई नहीं है, शिफ्ट हुई नहीं है, पहले ही पेमेंट आ गई, एडवांस पेमेंट आ गई। राइट। नेक्स्ट, अब नेहा क्या है, प्रोडक्ट मैनेजर है टेक इनोवेट में, एक स्टार्टअप है जो प्रिपेयर करते हैं लॉन्च अ न्यू ऐप। एक फाइनल टेस्टिंग के दौरान उनकी टीम ने डिस्कवर किया बग दैट कुड ओकेजनली कॉज द ऐप टू क्रैश, पोटेंशियली लीडिंग टू माइनर यूजर फ्रस्ट्रेशन। फिक्सिंग द बग वुड डिले द लॉन्च बाय 2 मंथ। अब क्रिटिकल इन्वेस्टर्स की डेडलाइन मिली है, रिस्क को फंडिंग रिस्क में चली जाएगी, तो बग अफेक्ट ओनली 1% ऑफ द यूजर, है ना। तो नेहा मस्ट डिसाइड वेदर टू लॉन्च ऑन टाइम और डिले। तो ये जो एथिकल डायलेमा वो फेस कर रही है, तो नेहा को क्या करना चाहिए सिचुएशन में? लॉन्च कर देनी चाहिए ऐप ऑन शेड्यूल टू मीट इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन और सिक्योर फंडिंग। ये होता है एंड रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग, जिसमें क्या होता है कि आप ज्यादा लोगों के लिए सोच रहे हो, है ना, जहाँ पे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा हो। या आप डिले करोगे लॉन्च इंडेफिनिटली अंटिल बग इज फुली फिक्स्ड, स्ट्रिक्टली एडहरिंग टू कंपनीज क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी। रूल बेस्ड थिंकिंग होगी, जो कंपनीज के रूल्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे। या आप डिले करोगे लॉन्च और बग को फिक्स करोगे क्योंकि आप यूजर एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, क्योंकि शी वुड वांट फॉर हर सेल्फ, जैसा वो खुद के लिए चाहती हैं वहाँ वो अपना इसके लिए करेगी। तो ये केयर बेस्ड थिंकिंग होगी। केयर बेस्ड थिंकिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आप लोगों के लिए अच्छा सोच रहे हो। या लॉन्च करेगी वन टाइम ऑन टाइम विद क्लियर डिस्क्लोजर अबाउट नोन इशू, प्रोवाइड प्रॉम्प्ट कस्टमर सपोर्ट और रिलीज करेगी पैच विद इन अ वीक। तो क्या सही ऑप्शन आपको लग रहे हैं यहाँ पे? इनोवेटिव सॉल्यूशन ये हो गया। तो ये करना सही रहेगा ऑप्शन डी। वाई? बिकॉज ये तो थी हमारी एथिकल डायलेमा की कि 3 अप्रोचेस जो फॉलो करनी पड़ती है। अब इन अप्रोचेस से हटके एक थर्ड वे भी तो ढूंढा जा सकता है। थर्ड वे, ये नहीं कि हम यही फॉलो करें, तो ये थर्ड वे इसने ढूंढ लिया कि टाइम पे लॉन्च करेंगे, डिस्क्लोजर भी कर देंगे कि ये इशू है, बट हम इसको विद इन अ वीक जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे। तो हमें सिर्फ इन्हीं पे फिक्स नहीं रहना कि एंड रिजल्ट बेस्ड अप्लाई कर ली, रूल बेस्ड अप्लाई कर ली या केयर बेस्ड अप्लाई कर ली, हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी कुछ देखने हैं।
Next, Mr. Sanjay used his ICICI debit card at Bank of Baroda ATM. Transaction fail होगी, 2000 डेबिट हो गया. Before Mr. Sanjay could even call ICICI Bank to file a formal complaint, 2000 was automatically reversed or credited back to his account 4 hours later due to immediate system reconciliation. तो इस specific scenario में what is Mr. Sanjay entitled to receive from his bank? 100 as compensation या 100 पर डे कंपनसेशन या नो डिले इन कंपनसेशन इज पेबल बिकॉज जो रॉन्गफुल डेबिट था वो क्रेडिटेड हो गया कस्टमर के अकाउंट में विदाउट द नेसेसिटी कि कस्टमर एक कंप्लेंट फाइल करे. कंपनसेशन इक्वल टू बैंक करंट डेली इंटरेस्ट रेट ऑन 2000 फॉर 4 आवर्स. देखो जब ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि कंप्लेंट आपने ट्रांजेक्शन फाइल फेल्ड होगी, आपकी डेबिट हो गया था अमाउंट पर ऑटोमेटिकली ही आपको रिवर्स हो गया, ऐसा होता भी है. तो उस केस में आपको क्या है, कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको ऑलरेडी अमाउंट वापस आ गया. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. मिसेस लीला रिसीव अ फ्री डायग्नोस्टिक हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लोकल हॉस्पिटल. फ्री था वो, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. ड्यूरिंग द चेकअप जूनियर स्टाफ मेंबर एडमिनिस्टर्स अ फॉल्टी टेस्ट रिजल्टिंग इन मिस डायग्नोसिस दैट कॉज मिसेस लीला सिग्निफिकेंट मेंटल स्ट्रेस. तो वो फाइल करना चाहते हैं कंप्लेंट अगेंस्ट द हॉस्पिटल फॉर द डेफिसिट सर्विसेज. क्या वो फाइल कर सकते हैं एज अ कंज्यूमर? कर सकती हैं क्या? बिकॉज उन्होंने सर्विस ली और मिस डायग्नोस उनको हार्म हुआ. या यस प्रोवाइडेड शी मेक अ पार्शियल पेमेंट. या नो बिकॉज एनी पर्सन हु एक्ट और अवेल सर्विसेज रेंडर्ड फ्री ऑफ चार्ज इज नॉट अ कंज्यूमर. तो कंप्लेंट नहीं कर सकती. यस अगर हॉस्पिटल कवर करे. देखो हमारा यहाँ पे सही स्टेटमेंट सी है. जब भी आप फ्री ऑफ चार्जेस कोई सर्विसेज ले रहे हो या आप कोई पर्सनल सर्विसेज ले रहे हो तो उस कैटेगरी में आप कंज्यूमर कंसीडर नहीं किए जाते हो. ठीक है. तो यहाँ पे ये हमारा सही रहेगा इस केस के अकॉर्डिंग, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप ब्रांच मैनेजर हो, आप रिव्यू कर रहे हो लोन एप्लीकेशन फ्रॉम अ कंपनी ओन्ड बाय योर कजन. आपके कजन के द्वारा ही कंपनी ओन की जाती है तो एप्लीकेशन स्ट्रांग है. बट ड्यूरिंग योर वेरिफिकेशन आपने डिस्कवर किया माइनर बट नॉट डिस्क्वालिफाइंग फाइनेंशियल इनकंसिस्टेंसी दैट कुड इजीली ओवरलुक. Your cousin call you and say your family, I know you will make sure this get approved quickly. So let's catch up over dinner this weekend, my treat. तो क्या most ethical sound course of action होगा for you? आप अप्रूव करोगे लोन को बिकॉज इनकंसिस्टेंसी माइनर थी और ओवरऑल एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग था और डिक्लाइन कर दोगे डिनर टू अवॉइड द अपीयरेंस ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. या डिस्क्लोज करोगे फाइंडिंग टू योर सुपीरियर, रिकमेंड करोगे लोन टू बी प्रोसेस्ड बाय अनदर मैनेजर टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड डिक्लाइन करोगे डिनर इन्विटेशन. या ओवरलुक करोगे इनकंसिस्टेंसी और प्रूव कर दोगे लोन. या टेल योर कजन अबाउट इनकंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड सो दे कैन फिक्स इट एंड देन इम्प्रूव्ड विद द करेक्टेड एप्लीकेशन योरसेल्फ. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आता है, जब आपका कोई रिलेटिव है, आप ब्रांच मैनेजर हो, वो आपसे रिव्यू कराना चाहते हो, तो इस केस में बेटर यही रहता है कि आप दूसरे पर्सन को, किसी अपने कलीग को या सुपीरियर को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दो और वहां पे ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोज कर दो. ठीक है. तो आप डिस्क्लोज करोगे फाइंडिंग टू योर सुपीरियर, राइट. और लोन प्रोसेस किया जाएगा अनदर मैनेजर के द्वारा. आप नहीं वहां पे करोगे कि इम्पार्शियलिटी इंश्योर हो और डिक्लाइन कर दोगे डिनर इनविटेशन को. नेक्स्ट. आप टीम मेंबर हो प्रोजेक्ट में दैट इज बिहाइंड शेड्यूल. आपके मैनेजर अंडर प्रेशर टू डिलीवर इंस्ट्रक्टिव कि आप फॉल्सिफाई कर दो कंप्लायंस रिपोर्ट टू रेगुलेटरी बॉडी, पेनल्टी ना लगे. अब आपको पता है वॉयलेशन है बट स्पीकिंग अप कुड जियोपर्डाइज द प्रोजेक्ट योर मैनेजर करियर एंड क्रिएट अ हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर यू. अब इस क्राइसिस में आपको क्या करना चाहिए? आप मैनेजर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे कि टीम यूनिटी बनी रहे, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस कंप्लीट हुई है तो अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल है. या फॉल्सिफाई करोगे रिपोर्ट को टाइम पे, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रक्शंस इन अ प्राइवेट मेल टू योरसेल्फ, प्रूफ रहेगा आपके पास. या रिफ्यूज करोगे टू फॉल्सिफाई द रिपोर्ट और यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन की विसल ब्लोअर पॉलिसी टू रिपोर्ट द अनएथिकल इंस्ट्रक्शन कॉन्फिडेंशियली. या डिस्कस करोगे अपना कंसर्न इनफॉर्मली. देखो बेटर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ एथिकल क्राइसिस मैनेजमेंट क्या रहेगा कि आपको रिफ्यूज करना है कि आप फॉल्सिफाई नहीं करोगे रिपोर्ट. विसल ब्लोअर का मतलब होता है कि आपने कंप्लेंट रेज करी, मतलब आपने बताया आगे, रिपोर्ट किया आपने अनएथिकल इंस्ट्रक्शन. तो सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोज कलीग है बैंक का, फ्रस्ट्रेटेड विद द न्यू कंपनी पॉलिसी. तो ड्राफ्ट की उन्होंने स्ट्रांगली वर्डेड नेगेटिव पोस्ट अबाउट द पॉलिसी एंड द मैनेजमेंट ऑन देयर पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट विच इज सेट टू पब्लिक. दे शो यू द ड्राफ्ट बिफोर पोस्टिंग. तो आप क्या करोगे? इस एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है? एनकरेज करोगे कि ठीक है पोस्ट कर दो क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है. तो
या कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि उनका पर्सनल अकाउंट है, देयर ओपिनियन। यू डू नॉट वांट टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट विद अ फ्रेंड, या एडवाइस करोगे उनको कि स्ट्रांगली अगेंस्ट पोस्टिंग इट एक्सप्लेनिंग, क्योंकि बैंक की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। या इमीडिएटली रिपोर्ट करोगे अपने कलीग को, एचआर को, फॉर द इंटेंशन टू पोस्ट नेगेटिव कंटेंट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या रहेगी, आप यहाँ पे उनको एडवाइस करोगे कि स्ट्रांगली अगेंस्ट की, देखो चाहे आप काम कर रहे हो उसके बाद भी ये सोशल मीडिया वगैरह पे आप अपनी कंपनी के खिलाफ कुछ ऐसी उनकी रेपुटेशन को डैमेज नहीं करोगे। तो ये यहाँ पे बेटर रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर डिपार्टमेंट हेड इज पैशनेटली चैंपियनिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट दैट ही पर्सनली डिजाइन, उन्होंने खुद ही डिजाइन किया। रिव्यू में ये पाया गया कि यू एंड फ्यू कलीग आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अनएड्रेस्ड रिस्क दैट कुड लीड टू क्लाइंट लॉसेस। जब आपने ये कंसर्न रेज किए मीटिंग में, डिपार्टमेंट हेड ने डिसमस कर दिया कि ओवरली कॉशियस है एंड प्रेशर द टीम टू फाइनलाइज द प्रोडक्ट लॉन्च। यू फील अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर प्रोफेशनल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट क्लाइंट एंड योर लॉयल्टी टू योर बॉस। तो आप कैसे रिजॉल्व करोगे इस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आ गया अब आपके बीच में कि कैसे आप इसको रिजॉल्व करोगे। ड्रॉप करोगे ऑब्जेक्शन और सपोर्ट द टीम टू मेंटेन हार्मोनी, या क्वाइटली डॉक्यूमेंट योर कंसर्न और शेयर कर दोगे विद ट्रस्टेड सीनियर कलीग, या एस्केलेट करोगे अपना कंसर्न इन राइटिंग थ्रू ऑफिशियल चैनल जैसे रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और द एथिकल कमेटी। डिटेल एनालिसिस करोगे कि ये रिस्क क्लाइंट को हो सकता है अगर हम ये लॉन्च करेंगे। या लुक फॉर अ न्यू जॉब इंटरनली और एक्सटर्नली, क्योंकि ये तो टॉक्सिक कल्चर हो गया जहाँ पे आप अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं हो सकते, कई बार हमें कन्फ्लिक्ट्स आते हैं आपके अपने जो पर्सनल वैल्यू है, लाइक आप ऑनेस्ट हो, यू डू नॉट वांट टू फॉल्सिफाई और मैनिपुलेट द फिगर्स। तो इस केस में बेटर यही रहेगा कि आप एस्केलेट करो अपना कंसर्न इन राइटिंग थ्रू ऑफिशियल चैनल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू सीएफओ को, आपको रिसीव हुई हाईली पर्सनलाइज्ड एंड अर्जेंट ईमेल दैट अपीयर टू बी फ्रॉम सीईओ जो करंटली ट्रेवल कर रहे हैं। वैसे ईमेल में इंस्ट्रक्शन दिया कि सीएफओ को कि इमीडिएटली इनिशिएट कर दो एक लार्ज कॉन्फिडेंशियल वायर ट्रांसफर टू न्यू ऑफशोर वेंडर फॉर अ टाइम सेंसिटिव एक्विजिशन, जिसमें सिक्रेसी एम्फेसाइज की गई। ठीक है। टोन एंड सम डिटेल फील स्लाइटली ऑफ टू यू, आपको ये फील हो रहा है आप सीएफओ हो, आपको मेल आई सीईओ की साइड से, बट यू आर सीइंग कि ये कुछ ऑफ द टोन है। मतलब सीईओ तो ऐसे नहीं बोलेगा एक तरीके से, अगर वो ट्रैवल कर रहा होगा कि एक लार्ज कॉन्फिडेंशियल वायर ट्रांसफर कर दो। तो क्या लग रहा है आपको, व्हाट स्टेप शुड यू टेक टू प्रिवेंट दिस अटैक, आप क्या करोगे। ये वेलिंग अटैक हो गया एक तरीके से। वेलिंग अटैक में क्या होता है, आपका जो बड़े बड़े लोग हैं, सीईओ, सीएफओ, एमडी, सीईओ, इनको टारगेट किया जाता है। इनको ऐसे कंप्लेंट, ऐसे मेल सेंड की जाती है जैसे कोई कस्टमर कंप्लेंट भेज दी जो ऑथेंटिक लगे, जबकि वो नहीं होती है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉरवर्ड करोगे मेल सीएफओ को इमीडिएटली एंड मार्केट अर्जेंट बिकॉज आपको लग रहा है सीईओ से है, या इमीडिएटली इनिशिएट कर दोगे वायर ट्रांसफर, या फॉरवर्ड नहीं करोगे बिकॉज इमीडिएटली कॉल करोगे सीईओ को, वेरीफाई करोगे मोबाइल नंबर विदाउट यूजिंग एनी कॉन्टेक्ट डेट फॉर द सस्पिशियस ईमेल, या ईमेल रिप्लाई कर दोगे मेल को, जबकि पता है कि ये साइबर अटैक टाइप ही है, वेलिंग अटैक है। तो ऑब्वियसली इस केस में भी तो सी ही हमारा बेटर ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड नहीं करोगे मेल को। नेक्स्ट, अपेक्स डेवलपर्स पार्टनरशिप फॉर्म में उनका है करंट अकाउंट विद पीएनबी बैंक। फॉर्म के पास 3 पार्टनर है, अरुण, बाला, चरण। अक्टूबर 15 को पीएनबी बैंक को रिसीव हुआ ऑफिशियल नोटिस फ्रॉम द कोर्ट डिक्लेयरिंग अरुण, जो कि एक पार्टनर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया। एट द टाइम ऑफ द नोटिस फर्म का अकाउंट क्या था, क्रेडिट बैलेंस है 5 लाख का, डेबिट नहीं है क्रेडिट है। ओके। तो क्या इमीडिएट और करेक्ट एक्शन पीएनबी बैंक मस्ट टेक रिगार्डिंग फर्म करंट अकाउंट अपॉन रिसीविंग द इंसॉल्वेंसी नोटिस फॉर द अरुण। क्या किया जाएगा, बैंक मस्ट इमीडिएटली डेबिट द 5 लाख फ्रॉम द फर्म अकाउंट एंड पे टू द अरुण ऑफिशियल रिसीवर, या bank must freeze the account completely and cannot permit any further transaction, या bank must immediately stop passing any further transaction on account irrespective of the credit balance जब तक कि कोई clear instruction रिसीव नहीं होती बाकी solvent partner से, या बैंक शुड अलाउ द रिमेनिंग पार्टनर टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द अकाउंट यूजुअल विदाउट एनी स्टॉपेज। देखो बेटर क्या रहता है, जब कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में बैलेंस अगर आपका क्रेडिट में है फिर तो आप ऑपरेट कर सकते हो, बट उसके लिए कंडीशन होती है कि क्रेडिट बैलेंस में है बट क्लियर इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है सॉल्वेंट पार्टनर से कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ये एक्शन यहाँ पे बेटर रहेगा। अगर डेबिट में होता तो अकाउंट नहीं चल सकता था ना, क्रेडिट में है बैलेंस, इसलिए ये एक्शन लिया गया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बैंक हैज एलिजिबल कैपिटल बेस फॉर द लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ऑफ 2000 करोड़। मिस्टर शर्मा जो चीफ रिस्क ऑफिसर हैं, रिव्यू कर रहे हैं प्रपोजल टू एक्सटेंड द लार्ज लोन टू ग्लोबल स्टील लिमिटेड।
GSL जिसका नाम है, जो सिंगल काउंटर पार्टी है। प्रपोज्ड एक्सपोजर टू GSL इज 500 करोड़। तो जो आरबीआई के नॉर्म्स है सिंगल काउंटर पार्टी एक्सपोजर के लिए, क्या भारत बैंक परमिट है कि वो 500 करोड़ दे दे लोन का ग्लोबल स्टील लिमिटेड को? यस, क्योंकि लिमिट 25% ऑफ एलिजिबल कैपिटल बेस है। नो, नहीं करेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सपोजर टू सिंगल काउंटर पार्टी मस्ट नॉट बी हायर देन योर 20% of the bank available eligible capital base, या yes because all bank are allowed to have absolute maximum exposure of 500 crore, या no because 20% limit apply only to NBFC exposure not to manufacturing company। देखो, जो सिंगल काउंटर पार्टी उनके लिए लिमिट है 20% ऑफ द दिस जो आपका है कैपिटल बेस। तो 20% ऑफ 2000 करोड़ हमारा 400 करोड़ बन रहा था ना, जबकि प्रपोज कैप 500 करोड़ है। तो इसलिए ये हम नहीं करेंगे। ओके, अगर ग्रुप ऑफ होता काउंटर पार्टी, ये तो सिंगल काउंटर पार्टी के 20% है, अगर ग्रुप होता यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज होती तो 25% है उनके लिए, राइट। चलिए, एनबीएफसी के लिए भी 20% है और उनके ग्रुप के लिए भी 20% है, पर जो एनबीएफसी गोल्ड लोन में डील करती है उनके लिए 50% एक्सपोजर है। Mr. Gautam apply for a loan from Heritage Bank and offer his existing life insurance policy as security through assignment। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब हम देते हैं तो क्या होता है, असाइनमेंट क्रिएट होता है। बैंक ऑफिशियल रिव्यू करना है डॉक्यूमेंट को, एंड उन्होंने देखा कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, ओल्ड है, स्कैन्ड कॉपी ऑफ ओरिजिनल। Furthermore, official cannot verify if the latest premium payment due 3 months ago has been paid, right? तो इन पॉइंट्स में से एज पर बैंक चेकलिस्ट फॉर पॉलिसी असाइनमेंट poses a significant risk and must be rectified। तो क्या है कि पॉलिसी being more than 3 year old as it may be past the inconsistency period, या पॉलिसी डॉक्यूमेंट must be original, latest premium must be verified as paid up to the date, या पॉलिसी not having a specific endorsement regarding its use for estate duty purpose, या lack of separate deed of indemnity from Mr. Gautam's family। देखो, अब जब भी लाइफ इंश्योरेंस जब हम देते हैं ना, तो उस केस में क्या होता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में और लेटेस्ट प्रीमियम वेरीफाई किया जाता है कि वो आपने पे किया है कि नहीं किया है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट जब हम एडवांस लेते हैं तो असाइनमेंट क्रिएट होता है, चार्ज, राइट। असाइनमेंट क्रिएट होता है कि आपने असाइन कर दी पॉलिसी। एलआईसी की जो पॉलिसी होती है ऑलरेडी रिव्यू की जाती है प्रॉपरली, ऑफिशियल्स के द्वारा रिव्यू होती है, तो उस केस में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट पॉलिसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में हो, लेटेस्ट प्रीमियम पे किया गया हो, ये कंडीशन होती है जब हम एलआईसी पॉलिसी की बात करेंगे। तो एलआईसी पॉलिसी या जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर भी आप लोन ले सकते हो, और सेकेंडरी कोलैटरल के तौर पे भी कर सकते हो। जैसे क्या होता है, आपने होम लोन लिया है ना, आपके घर की जो वैल्यू है वो कम पड़ गई, तो आपको एक्स्ट्रा चाहिए कुछ और की साथ में दे दें तो वो कवर हो जाए, तो आप अपनी एलआईसी पॉलिसी भी साथ में दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट, मिस्टर डेविड फार्मर है, उन्होंने अप्लाई किया है किसान बैंक में फॉर 2 लाख लोन अगेंस्ट हिज गोल्ड, राइट। उन्होंने एक्सप्लिसिटली स्टेट किया फंड्स क्यों चाहिए, परचेज करने सीड्स एंड फर्टिलाइजर फॉर अपकमिंग हार्वेस्ट। साइमल्टेनियसली मिस्टर वर्मा जो ज्वेलर है अप्लाई फॉर अ 5 लाख लोन अगेंस्ट हिज गोल्ड टू फंड सिल्वर बुलियन स्पेकुलेशन। तो जो गाइडलाइन है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट लोन लेने की, आपको क्या एक्सेप्टेबल लग रहा है? क्या सिर्फ मिस्टर वर्मा की एप्लीकेशन एज अ गोल्ड लोन मेनली फॉर नॉन एग्रीकल्चर बिजनेस पर्पस एक्सेप्ट करेंगे वो, या बोथ एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होंगी, या सिर्फ मिस्टर डेविड की एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है बिकॉज बैंक लोन देता है अगेंस्ट गोल्ड फॉर एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस? बिल्कुल सही बात, बैंक गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेता है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के लिए। बट मिस्टर वर्मा की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि लोन फंड्स आर नॉट टू बी यूज फॉर द स्पेकुलेटिव पर्पस। ये बिल्कुल सही है, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए कि आप शेयर्स में पैसा लगाओ उसके लिए थोड़ी बैंक लोन देगा ज्वेलरी के अगेंस्ट आपको। एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर के लिए अलाउड होता है, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैशन फॉरवर्ड लिमिटेड है प्रिंसिपल, उन्होंने अपॉइंट किया मिस्टर समीर को एजेंट कि वो सेल करें देयर न्यू क्लोथिंग लाइन टू वेरियस रिटेलर्स। अब टफ कंपटीशन है, मिस्टर समीर ने नेगोशिएट किया एक स्पेशल कमीशन ऑफ 15% जो कि हायर देन स्टैंडर्ड 5% है, टू बी पेड बाय फैशन फॉरवर्ड लिमिटेड। अब इस इन एक्सचेंज फॉर दिस हायर कमीशन, और मिस्टर समीर क्यों इतना हायर चार्ज कर रहा है कमीशन, जबकि बाकी जो एजेंट है वो तो 5% करते हैं, उन्होंने 15% कर लिया इस फैशन फॉरवर्ड लिमिटेड से। ये प्रिंसिपल है वो, है ना, और मिस्टर समीर क्या है, एजेंट।
अब मिस्टर समीर ने इसके बदले उनको क्या दिया, एग्री टू बियर द रिस्क कि रिटेलर माइट बिकम इंसॉल्वेंट एंड अनेबल टू पे फॉर द गुड्स आफ्टर द सेल। तो कौन से टाइप का जो एजेंट मिस्टर समीर यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं और उनकी प्राइमरली एडिशनल लाइबिलिटी क्या हो जाती है प्रिंसिपल के लिए। देखो, एक डेल क्रेडिटरी एजेंट होते हैं, ठीक है, जो एडिशनल लाइबिलिटी देते हैं कि नॉर्मली उनका कमीशन ज्यादा रहता है, वो इन्होंने यहाँ पे 15% चार्ज किया, बाकी नॉर्मल लोग 5% चार्ज करते हैं। तो वो कौन है, डेल क्रेडिट एजेंट है, क्योंकि एडिशनल लाइबिलिटी होती है उनकी, गारंटर ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द बायर मेकिंग हिम लाइबल टू प्रिंसिपल। अगर बायर पेमेंट नहीं करेगा तो समीर जी पेमेंट कर देंगे ना फैशन फॉरवर्ड को, ठीक है, तो इसलिए वो कमीशन भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक डिस्ट्रीब्यूटर्स पॉरवर उन्होंने क्या किया, हाइपोथिकेशन अरेंजमेंट किया फेडरल बैंक के साथ ऑन इट्स इन्वेंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। अब ड्यूरिंग अ रूटीन हाफ ईयरली इंस्पेक्शन बैंक ने नोटिस किया टू एडवर्स चेंजेस। क्या है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हैज ड्रॉप सिग्निफिकेंटली क्योंकि मार्केट चेंज हो रही है, डेप्रिसिएशन होगी। टेक डिस्ट्रीब्यूटर हैज सेक्रेटली एग्जीक्यूटेड अ सेकंड चार्ज ऑन द सेम इन्वेंट्री इन फेवर ऑफ अनदर क्रेडिटर। तो which two separate and serious breaches of hypothecation agreement important clause has tech distributed committed, क्या किया उन्होंने। अब ये तो अलाउड ही नहीं, अगर आपने हाइपोथिकेट कर दिया फिर आप फिर से सेकंड चार्ज उस पर क्रिएट कर रहे हो, राइट, और वैल्यू क्या होगी आपकी इन्वेंट्री की, ड्रॉप होगी सिग्निफिकेंटली, मार्केट चेंजेस होगी। तो उन्होंने क्या किया, फेलियर टू पे इंश्योरेंस एंड फेलियर टू पे रेंटो टैक्सेस, या फेलियर टू प्रिवेंट फर्दर चार्जेस इनकम्बरेंस ऑन द गुड्स, फेलियर टू नोटिफाई द बैंक of an adverse changes in the value of security, या फेलियर टू प्रोवाइड द फुल लिस्ट ऑफ ऑल एसेट रिकॉर्ड, ये भी नहीं है, फेलियर टू पे द इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो आपका यहाँ पे सही क्या है, बी है। बी हमारे इन सिचुएशंस के साथ सही स्टेटमेंट है कि एक तो उन्होंने बैंक को भी नहीं बताया एडवर्स चार्जेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूस होगी, और जबकि ये पता है कि फर्दर चार्जेस सेक्रेटली एग्जीक्यूट कर दिया सेकंड चार्ज सेम इन्वेंट्री पे, जो कि अलाउड ही नहीं होता। तो ये सीरियस ब्रीचेस इन्होंने कंडक्ट किए, जो डीड ऑफ हाइपोथिकेशन में मेंशन होता है कि ये चीजें करना अलाउड नहीं है। बाकी पे इंश्योरेंस, पे रेंट की बात तो ही नहीं हुई यहाँ पे, ना ही फुल लिस्ट ऑफ ऑल एसेट्स रिकॉर्ड्स की बात हुई, ठीक है, इंस्पेक्शन कॉस्ट की भी नहीं बात हुई। तो हमारी यही स्टेटमेंट इस केस के साथ जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश हैज ओवरड्यू बिजनेस लोन, एक्सिस बैंक से उन्होंने लोन लिया है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में क्या है, 10,000 एक्रूड इंटरेस्ट है और 90,000 क्या है प्रिंसिपल में। रमेश ने क्या किया, डिपॉजिट कराया 5,000 और प्रोवाइड अ रिटर्न नोट stating कि please apply this payment entirely toward the outstanding principal amount for the loan। बैंक को नोट मिल गया, पेमेंट भी मिल गई। अब जो राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग में एक्सिस बैंक उस 5,000 को कहाँ पे अप्लाई करेगा, इग्नोर करेगा नोट और अप्लाई करेगा पेमेंट टुवर्ड द इंटरेस्ट, या बैंक मस्ट अप्लाई द 5,000 टू प्रिंसिपल। रमेश ने एक्सप्लिसिट डायरेक्शन दी है, या खुद ही डिवाइड कर देंगे इक्वली 2500 प्रिंसिपल में और 2500 इंटरेस्ट में, या बैंक मस्ट अप्लाई द एंटायर अमाउंट टू ओवरड्यू इंटरेस्ट एज इट हैज अ प्रायोरिटी। देखो वैसे तो ऐसा बोला जाता है ना कि पहले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पहले पे करो, ठीक है, ऑर्डर ऑफ टाइम पेमेंट की जाती है। अगर कोई पहले पुराना लोन चल रहा है 2025 में लिया एक लोन, 1 जून 2025 में लिया, तो पहले इसकी पेमेंट की जाएगी। तो ये सब तब एप्लीकेबल होता है जब कस्टमर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। बट अगर कस्टमर ने खुद रिटर्न नोट दिया, इंस्ट्रक्शन दी है कि इस पेमेंट से मेरा क्या पे करो, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट, तो बैंक को फिर वही फॉलो करना पड़ेगा। ओके, बैंक मस्ट अप्लाई द 5,000 टू प्रिंसिपल एज रमेश gave an explicit direction for it। ओके, तो बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मिसेस जेनेट स्टेल, एमएस जेनेट स्टेल जो है वॉज डायरेक्टेड बाय द डीआरटी कि वो पे करें डेट ऑफ 4 करोड़ टू कंसोर्टियम ऑफ द बैंक। जब उन्होंने अपील फाइल की डीआरटी में, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, तो क्या हुआ, कंपनी फेस्ड अ सीवियर लिक्विडिटी क्राइसिस एंड प्लेडेड विद द ट्रिब्यूनल टू रिड्यूस स्टैट्यूटरी मैंडेटरी डिपॉजिट की कम कर दो थोड़ा अमाउंट। अब जब केस सुना गया तो डीआरटी वाज विलिंग टू ग्रांट मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन परमिटेड बाय लॉ। कितना कम कर सकता है डीआरटी में, डीआरटी में कितना कम हो सकता है, 2 करोड़। 50% ऑफ द डेट अमाउंट, 4 करोड़ है ना टोटल आपका, तो 50% होगा या 1 करोड़, 25% ऑफ द डेट अमाउंट, या 40 लाख 10% ऑफ द डेट अमाउंट, या ट्रिब्यूनल कैन वेव द डिपॉजिट एंटायरली अगर सफिशिएंट फाइनेंशियल हार्डशिप इज प्रूवन। देखो डीआरटी में क्या होता है आपके, डीआरटी में आप 20 लाख से ऊपर वाले क्या है फैसले लेके मतलब ये केसेस लेके जाते हो जहां पे बैंक को पेमेंट नहीं मिली होती है। अब अगर कोई डीआरटी के फैसले से खुश नहीं होता तो वो कहाँ पे जा सकता है, डीआरएटी में, डेट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल में, राइट। तो जब आप डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील कर रहे हो
तो वहाँ पे एक अमाउंट डिपॉजिट कराना पड़ता है, मैंडेटरी अमाउंट 50% बोला होता है, पर उसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो, कितना 25% पे ला सकते हो। तो 1 करोड़ 25% ऑफ द डेट अमाउंट यू नीड टू डिपॉजिट टू DRAT। तो इसी के साथ हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होता है, राइट। तो आपने इसी तरीके से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कीवर्ड्स देख लिए, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकती होगी वो आप एलिमिनेट कर दीजिए, और साथ में जो केस के साथ रेलेवेंट ऑप्शंस मैच हो रही है उनको सिलेक्ट कीजिए। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, डू वेल। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू कि अभी तो चलो ठीक है, आपका IFS का एग्जाम हो गया, पीपीपी का एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, तो 8 को आपका पीपीपी का एग्जाम है। तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, अभी आपका AFM भी रहता है ना, RBWM भी आता है, तो अभी इस कम टाइम में क्या आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो जिससे जो है आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप यहाँ पे सिंगल में जाइए। जैसे आप सिंगल में जाएंगे तो बैंकर कैप्सूल कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिल जाती है, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में सुन सकते हो। लाइव क्लासेस लेना चाहते हो इंडिविजुअल कोर्सेज की, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो, उसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। यू विल गेट दिस जैब 80% ऑफ ऑन सुपर क्रैश कोर्स, एंड आपके इन पे बैंकर कैप्सूल कोर्स पे सुपर 81। ठीक है, तो फ्लैट 81% ऑफ मिल रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हो, राइट। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, और मेल कर सकते हो hello@edutap.co.in, और वेबसाइट पे डायरेक्टली यहाँ से भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।